हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग फाइलम कार्डेटा के लास्ट क्लास स्तनधारी वर्ग मैमल्स को फिनिश्ड करेंगे, खत्म करेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि मैमल्स में क्या क्या कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है। मैंने काफी देर से इस टॉपिक को पेंडिंग करके रखा था ताकि सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर की जा सके, आप पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से समझ सकें इसको कि मैमल्स के अंतर्गत कौन कौन से जीवों को रखा जाता है, ऐसे कैसे वो कौन से जीव होते हैं जो और कहां पाए जाते हैं, और सबसे बड़े सबसे छोटे जीव कौन कौन से होते हैं। तो क्लियर कर लीजिए कि मैमल्स अर्थात जो स्तनधारी वर्ग है, स्तनधारी वर्ग का मतलब होता है इंग्लिश में कहते हैं मैमेलिया। समस्त ऐसे जीव, आपके आसपास जो भी जीव अपने बच्चे को जीवित रखने के लिए, उसे पोषण प्रदान करने के लिए मिल्क का स्राव करते हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चे को, वो समस्त स्तनधारी जीव कहलाते हैं। आई होप कि एक शब्द में एकदम क्लीन एंड क्लियर हुआ होगा। मैमल्स अर्थात स्तनधारियों का समूह क्या होता है, ऐसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। वो देखिए वन बाय वन समस्त ये मैमल्स हैं जो अपने बच्चे के पालन और पोषण के लिए इनके पास नेचर ने मेमरी ग्लैंड दुग्ध ग्रंथियां स्राव उत्पन्न की है, ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। इसके पहले जितने भी फाइलम्स थे, इसके पहले हम लोगों ने जितने भी फाइलम, जितने भी क्लासेस देखे, किसी के पास मेमरी ग्लैंड अर्थात स्तनधारी ग्रंथियां नहीं थी। ये सबसे विकसित वर्ग का समूह है, सबसे मोस्ट एडवांटेज वर्ग का समूह है। इसमें समस्त ऐसे जीव आते हैं जो पृथ्वी पे पूरी तरह से अपना कब्जा जमा के रखे हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, मानव जातियां, जो सबसे ये कह सकते हैं गॉड का एक बनाया हुआ करिश्माई कोई जीव, जो ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त चीजों के ऊपर अपने पूरी तरह से हावी है, उसको अपने कब्जे में करके रखा है, अपने कंट्रोल में करके रखा है। तो आइए ऐसा वर्ग जिसके अंतर्गत हम लोग रखे जाते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, उसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मैमल्स क्या है। स्तनधारी अर्थात मैमल्स कॉमन कैरेक्टर में समझिए। अगर मैं आपको समझाऊं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उन प्रॉब्लम्स को पहले खत्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है, तो सबसे बड़ा स्तनधारी लिविंग थिंग्स में ब्लू व्हेल अर्थात समुद्री मछली, ब्लू व्हेल बोला जाता है इसको। ब्लू व्हेल अर्थात यह सबसे बड़ा स्तनधारी है, इसके पास स्तन ग्रंथियां होती हैं और ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है। नियर अबाउट कई फीट के आसपास, अगर एक छोटी सी कोई लोडर गाड़ी ले लें, उतनी बड़ी बड़े इसके बच्चे होते हैं, है ना। तो ये अपने इतने बड़े बड़े बच्चों को जन्म देती है, ओवीपेरस होती है, और ये अपने बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है। और सबसे छोटा जीव तो माना जाता है छछूंदर या चूहा, ये सबसे छोटे जीव हैं जो मैमल्स में आते हैं। इसके अलावा कुछ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें, जैसे चमगादड़ क्या है, चमगादड़ अर्थात एक स्तनधारी जीव है। चमगादड़ क्या है, एक स्तनधारी जीव है। माइस, चूहा क्या है, चूहा भी एक स्तनधारी। गिलहरी क्या है, गिलहरी भी एक स्तनधारी जीव है। ये समस्त छोटे छोटे जीव क्या है, स्तनधारी हैं, और ये अपने बच्चे को जीवित रखने के लिए दूध पिलाते हैं। अर्थात इनके पास मेमरी ग्लैंड है, क्या कहते हैं, दुग्ध ग्रंथियां हैं, और क्या करते हैं, ये वहां से मिल्क का स्राव करते हैं जिससे इनके बच्चे जीवित रहते हैं। कॉमन कैरेक्टर मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। हर बार मैंने आपको बताया है कि कॉमन कैरेक्टर अर्थात सामान्य लक्षण में केवल हम वही चीजें रखते हैं, वही चीजें समझते हैं। कॉमन लक्षण में यही होता है भाई कि उसी के बारे में समस्त चीजें जो बताई जाती है वही सामान्य लक्षण में आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए कि पृथ्वी पे सबसे विकसित जीव मानव इसके अंतर्गत आता है, किसके, वर्ग स्तनधारी, क्लास मैमल्स के अंतर्गत। लिखा क्या है, सबसे अत्यधिक क्रियाशील, बुद्धिमान, अत्यधिक विकसित जो जीव होता है वो किसके अंतर्गत आता है, मैमल्स। फॉर एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग, मानव, हम, आप, जो पूरी तरह से सारी चीजों के ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठे हुए, क्योंकि हमारी जो मेंटल एबिलिटी है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, विकसित होती जा रही है, हम बेहतरीन हैं, सबसे बेस्ट हैं अर्थ पे। तो
सबसे अधिक जो है क्रियाशीलता इसमें पाई जाती है। इस वर्ग के समूहों में बुद्धि का विकास बहुत बेहतर होता है। अत्याधिक विकसित जीव पाए जाते हैं। मैंने आपको चार्ट लिस्ट दिखाई थी मैमल्स की। सेकेंड नंबर पे पूरे त्वचा पर, ह्यूमन बीइंग को छोड़ दें, ह्यूमन बीइंग के अलावा ह्यूमन बीइंग के भी त्वचा पे बाल होते हैं बट नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके पूरे शरीर पे बालों का एक आवरण होता है। बाल क्या करते हैं, इनको एक कवर्ड प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, इनको हर मौसम में सेफ रखते हैं। इसके अलावा तापमान को चेंजेबल नहीं होने देते, अर्थात हमारे शरीर के तापमान को, यार वातावरण के तापमान को नहीं, हमारे शरीर के तापमान को बदलने नहीं देते। और आप जानते हैं जिनके शरीर का ताप नहीं बदलता उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वार्म ब्लडेड, अर्थात समतापी। उनके शरीर का तापमान क्या होता है? एकदम इक्वल होता है, चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो। वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसके पहले कौन था? बर्ड थे, बर्ड भी वार्म ब्लडेड थे। इसके अलावा हम लोगों ने एम्फीबिया में मेढक, रेप्टाइल्स रेंगने वाले स्नैक्स। इसके अलावा हम लोगों ने किसको पढ़ा था? एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया एंड फिशेस। ये समस्त कोल्ड ब्लडेड थे, वो चेंजेबल थे, अपने वातावरण के तापमान के साथ क्या थे? बदल रहे थे। बट इनके तापमान, जो इनका तापमान होता है, कभी भी वातावरण के साथ बदलता नहीं है, एकदम इक्वल रहता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। आइए स्टार्ट करते हैं। त्वचा पर बालों का आवरण होता है। शिशु पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां होती है। ये मैंने यहां से इसको मेंशन कर दिया, अर्थात आप क्लियर है पहले से। सबसे पहले आपको यही बताया गया कि जितने भी जीव होते हैं सबके पास क्या होती है? मैमल स्तनधारी ग्रंथियां होती है, जिससे वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, जिससे उनके बच्चे, उनके बेबी जीवित रहते हैं। तो तभी तो स्तनधारी वर्ग हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के लिए, ये देखिए, सुरक्षा के लिए शरीर पर बालों के साथ साथ क्या होता है? खुर होती है। खुर यार हाथों और पैरों में, है ना? हमारे पास तो हाथ है, लेकिन उसके पास बहुत सारे हमारे जानवर हैं जो दोनों पैर ही होते हैं, वो खड़े होके नहीं चलते, दोनों पैरों से चलते हैं। तो पैरों में खुर होती है। नाखून होते हैं, बहुत से ऐसे जीव है नाखून बहुत हैवी होते हैं। देखिए भैया राजा साहब को, इनके पास डेंजरस ऐसी शक्तियां हैं, नाखून है इनके पास, पंजे हैं कि उसी से अपने शिकार को ये चीड़ फाड़ देते हैं। इसके अलावा सिंग है। सिंग सुरक्षा प्रदान करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है, किसी जीव से बचने में, किसी जीव से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात सुरक्षा के लिए क्या क्या है? खुर है, नाखून है और सिंग है। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? होमियोथर्मल होते हैं, अर्थात समतापी होते हैं। ये अभी आपको बताया गया कि इनके शरीर का तापमान क्या होता है? समान होता है, चेंजेबल नहीं होता है भाई, इक्वल रहता है हमेशा। चाहे अधिक से अधिक सर्दी हो जाए, चाहे अधिक से अधिक गर्मी पड़े, एकदम एक समान इक्वल होते हैं इनके बॉडी का तापमान। इसके अलावा तापमान को नियंत्रित करने के लिए स्वीट ग्लैंड होती हैं, अर्थात क्या? पसीने वाली ग्रंथियां, है ना? पसीने वाली ग्रंथियां शरीर के, हमारी त्वचा के ठीक निचली सतह पे स्थित होती हैं। और जैसे ही वातावरण का तापमान हैवी होने लगता है, जैसे इस समय, एक दिन में हम लोग दिन भर के अंदर 3 से 4 प्रकार के मौसम को फेस कर रहे हैं। अत्याधिक उमस वाला मौसम आ जा रहा है, तब तक तुरंत बारिश होने लग रही है, तुरंत धूप बहुत तेज हो जा रही है, हवा चलने लग रही है। सारी चीजों को फेस करना पड़ रहा है एक दिन में, इसलिए बीमार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो समझिए, समतापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान चाहे मौसम चाहे एक दिन में 4 बार बदले तब भी चेंजेबल नहीं होता, बदलता नहीं है। स्वीट ग्लैंड अर्थात पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उसमें पाई जाती हैं, और इसके अंदर कुछ सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, NaCl की मात्रा होती है। अर्थात आपका पसीना जब आपके मुंह में हल्का फुल्का कभी चला जाता है तो हल्का नमकीन लगता है, अर्थात स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पसीने वाली ग्रंथियां होती है। इसके बाद सिबेशियस ग्लैंड पाई जाती है। सिबेशियस ग्लैंड को बोलते हैं तैलीय ग्रंथियां। तैलीय क्या ग्रंथियां? समझिए, ग्रंथियां, तैलीय ग्रंथियां क्या? गर्मी के दिनों में इस समय क्या आप अपने स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए बॉडी लोशन लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। सर्दी में लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं भाई। क्यों? सर्दी में क्यों लगाते हैं, गर्मी में क्यों नहीं लगाते?
क्योंकि गर्मी में जो हमारे नीचे की, हमारे स्किन के नीचे जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो भी एक्टिव रहती हैं, पसीने वाली ग्रंथियां और तैलीय ग्रंथियां भी बड़ी एक्टिव होती हैं। आप आधे घंटे के लिए फेस को छोड़ दीजिए, एकदम फेस ऑयली हो जा रहा है। स्किन भी हमेशा गीली पड़ी रह रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान को समान रखने के लिए हमारे पास पसीने वाली ग्रंथियां भी एक्टिवेट होती रहती हैं और पसीने का स्राव करती हैं। वहीं साथ ही साथ तैलीय ग्रंथियां भी एक्टिवेट होती हैं और तेल का स्राव करती है, जिससे हमारी बॉडी सॉफ्ट रहती है और इसीलिए हम बॉडी लोशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट आप समझिए कि ठंडी के दिनों में ये ग्लैंड सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं। आप बताइए यार, नारियल का तेल अगर ठंडी में रख देंगे तो जम जाएगा कि लिक्विड में रहेगा? जम जाएगा ना। सेम ऐसे ही जब ठंडी लगती है तो ये तैलीय ग्रंथि एकदम श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, इनमें जो तेल की मात्रा होती है वो भी जम जाती है, इसलिए वो तेल का स्राव नहीं करती, तो हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। और एक को बार खजुआ देंगे ना तो ऐसा लगेगा एकदम पूरा जैसे रोड बन गया है पूरा, है ना, वो भी पिच खरंजा वाला। तो इसलिए इसको सॉफ्ट, स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए जब तैलीय ग्रंथियां निष्क्रिय तो स्किन जो होती है रफ हो जाती है। तो इसको सॉफ्ट रखने के लिए हमको ऊपर से मॉइस्चराइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, बॉडी लोशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ठंडी में इसी के निष्क्रिय हो जाने का, सेबेसियस ग्लैंड के निष्क्रिय हो जाने के कारण ही हम जो है कि मॉइस्चराइजेशन का यूज करते हैं, बॉडी लोशन का यूज करते हैं। और गर्मी के दिनों तो खुदा एकदम पूरा पसीना पसीना, तेल चल रहा है, तो इसलिए हम बॉडी लोशन की आवश्यकता नहीं होती। आई होप क्लियर होंगे। नेक्स्ट, कपाल गुहा। कपाल गुहा सबसे बड़ी, सबसे विकसित, लगभग ह्यूमन बीइंग की 1400 सीसी की आसपास की कपाल गुहा होती है। क्रैनियल कैविटी 1400 सीसी की होती है, सबसे बेहतर क्रैनियल कैविटी। सोचने समझने की अपार क्षमता, क्या बेहतरीन है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, सारी चीजों का निष्कर्ष निकाल देती है हमारी क्रैनियल कैविटी, हमारी मस्तिष्क गुहा, हमारी कपाल गुहा, अर्थात सबसे विकसित जो होता है हमारा मस्तिष्क। श्वसन आप जानते हैं किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा। अगर जो जल में रहते हैं उनका तो भाई गिल्स द्वारा। मछलियां किससे करती हैं? गिल्स द्वारा करती हैं। और लेकिन हम स्थल पे रहते हैं, हमारा फेफड़ों द्वारा। देखिए, रिस्पायरेशन फेफड़ों द्वारा होता है। इसके अलावा हमारा हृदय जो होता है, हृदय 4 कोष्ठी होता है। 4 कोष्ठी का मतलब, अगर हम अपने इस दिल को बना दे भैया, हृदय मतलब ये करेजा यार, जो दिल होता है ऐसे, ये प्यार वाला, इसी में 4 कोष्ठ होते हैं। मैंने आपको जब हार्ट पढ़ाया था तो मैंने यहीं से ऐसे ही दिल बना के आपको एक हार्ट का डायग्राम बनाना सिखाया था, है ना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख लीजिएगा एक बार अगर देखना चाहेंगे। हार्ट अर्थात इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। इधर ऊपर वाला जो चौड़ा भाग होता है उसे अलिंद कहते हैं और नीचे का भाग निलय होता है। अगर हम सीधे सीधे ऐसे रख दें तो ऊपर वाला जो यहाँ अगर हमारा हार्ट है हल्का सा बाईं तरफ उपस्थित होता है, तो ऐसे बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ऊपर का ऐसे चौड़ा भाग जो होता है वो अलिंद और नीचे का सकरा भाग निलय कहलाता है। अगर हम सीधे सीधे कट कर दें तो दायां अलिंद, दायां निलय। अरे दाहिनी हाथ की तरफ दायां यार, अब बाएं हाथ की तरफ बायां। तो जिधर दाहिना ओर है उधर दायां अलिंद दायां निलय और इधर बायां अलिंद बायां निलय। यही तो, ये दाहिना हो गया अर्थात दायां और इधर बायां। तो दाईं तरफ दायां अलिंद और नीचे निलय है तो दायां निलय, इधर बायां निलय अलिंद बायां निलय। एक बात याद रखनी है कि दाहिनी तरफ से हमेशा अशुद्ध रुधिर आता है। अशुद्ध रुधिर का मतलब कि चरबुरिया गिट्टी, चरबुरिया बालू में डाल दिया गया क्या? नहीं भैया, वो अशुद्ध का मतलब वो नहीं है। मतलब है क्या कि इसमें ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, हमारे रुधिर में O2 ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो वह अशुद्ध रुधिर कहलाता है। और जब यही ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या हो जाता है? यह शुद्ध कहलाता है। अर्थात इधर से यह अशुद्ध, दाहिनी तरफ से क्या आता है? अशुद्ध रुधिर आता है, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह ब्लड क्या कहलाता है? अशुद्ध कहलाता है। और जब फेफड़े के पास जाकर ऑक्सीजन ले लेता है तो ब्लड क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो बाईं तरफ शुद्ध रुधिर बाईं तरफ से आता है और अशुद्ध रुधिर कहां से? दाहिनी तरफ से हमारे फेफड़े में आता है। पहले शरीर से फेफड़े, उसमें हृदय में जाएगा और हृदय से फिर फेफड़े में, दोनों तरफ फेफड़े में जाएगा। क्या लेगा? ऑक्सीजन को लेगा भाई, O2 लेगा। फेफड़े में ये ऑक्सीजन तो होती है, श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है यार, स्टोर होती है ना।
तो वही फेफड़ा ऑक्सीजन यहाँ दे देता है, रुधिर को, ब्लड को दे देता है। और ब्लड जब शुद्ध हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, तो शुद्ध होकर बाईं तरफ से इंटर करता है और फिर यहीं से निकलता है, फिर पूरे शरीर में जाता है। अब ये रुधिर के आने, एक बार हृदय में आने और फिर हृदय से जाने की प्रक्रिया दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाती है। आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में है, क्लास 11th में है, 12th में है, बहुत सारी चीजों जहां पे ब्लड और हार्ट है वहां पे दोहरा रक्त परिसंचरण श्योर है कि एक बार हमारे पूरे शरीर से रुधिर कहाँ आता है, हृदय में आता है, शुद्ध होता है और फिर पूरे हृदय से ही, हमारे हृदय से ही फिर पूरे शरीर में जाता है। चूंकि एक बार आ रहा है, दूसरी बार जा रहा है, तो चूंकि क्रियाएं 2 बार हो रही हैं, तो यही कहलाता है दोहरा रक्त परिसंचरण। हमारे अंदर अर्थात ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी डेवलप्ड एनिमल, सबके अंदर ये दोहरा रक्त परिसंचरण होता रहता है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों रुधिर हमारे शरीर में बहते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रैनियल कैविटी, कपाल तंत्रिका, क्रैनियल कैविटी जो होती है सबसे ज्यादा विकसित 12 जोड़ी होती है। अर्थात क्रैनियल कैविटी का मतलब हमारी ब्रेन के अंदर नसें होती हैं और वो 12 जोड़ी होती हैं। वो समस्त हमारे क्रियाओं को नियंत्रित करती है और संचालित करती है। अगर मैं बेहतर ढंग से पढ़ा रहा हूं, आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो इससे हमारी जितनी क्रैनियल कैविटी है वो अपना अलग अलग रूपों में कार्य कर रही हैं, जिससे मैं अपने समस्त पढ़ाई बेहतरीन चीजों को एक्सप्रेस कर रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं। और यदि आप बैठ के आराम से देख के समझ रहे हैं, उसमें भी आपकी क्रैनियल कैविटी अपने बेहतरीन ढंग से वर्क कर रही है, जिससे आप सारी चीजों को रिकॉल समझ पा रहे हैं। आई होप कि आप क्लियर होंगे। क्रैनियल कैविटी का यहां मैंने फिगर सेटअप करके रखा है। देखिए, ये जो हल्की फुल्की नसें जो दिखाई दे रही हैं, बीच में मस्तिष्क के अंदर पाई जाती हैं, जिसे हम क्रैनियल तंत्रिका कहते हैं। तंत्रिका हमने आपको समझाया था कि तंत्रिकाएं वे होती हैं जो पूरे शरीर में जाल की तरह फैली होती हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान मतलब कि हमारे अंगों से अगर यहाँ पे कोई टचिंग हुई है, यहाँ कोई पेन हो रहा है, तो यहाँ से संवेदनाएं उठ रही हैं, मस्तिष्क तक जा रही हैं और मस्तिष्क उसका निष्कर्ष देता है दूसरे वाले अंगों को। अर्थात इन संवेदनाओं को, यहाँ टचिंग हुई, कोई पेन हुआ, कोई चीज हुई, तो यहाँ से सेंसिटिविटी उठती है और मस्तिष्क के पास जाती है और मस्तिष्क उसका जवाब देता है, आपके दूसरे वाले अंग को भेजता है कि चोट लगी है तो सहलाइए, निष्कर्ष देता है। तो क्या करता है, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है अंगों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से कहां तक, अंगों तक। आगे बढ़ते हैं। मादाएं जो होती हैं, नर और मादाएं पृथक होते हैं, अर्थात नर पूरी तरह से अलग होते हैं और मादाएं अलग होती हैं। और ऐसा जनन जो जिसमें नर और मादा पृथक हों, जनन करने के लिए एक साथ आते हों, ऐसे जनन कहते हैं लैंगिक जनन। क्लियर? फिर समझिए कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा जनन जिसमें नर और मादा पूर्णतः अलग हों और जनन करने के लिए एक साथ मीट करें, मिले, तो यह जनन कहलाता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब मेल और फीमेल बॉडी एक ही बॉडी में स्थित हो, एक ही शरीर में स्थित हो, नर और मादा दोनों ऑर्गन्स, तो ऐसे जनन को बोलते हैं अलैंगिक जनन। जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही शरीर में हो, उसमें होता है अलैंगिक। और जिसमें नर और मादा अलग अलग हो, उसमें होता है लैंगिक। तो चूंकि नर और मादा अलग अलग हैं, तो कौन सा जनन होगा भाई, तो लैंगिक जनन होगा सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मादाएं जो होती हैं जरायुज होती हैं। जरायुज का मतलब विविपेरस, अर्थात बच्चे देने वाली होती हैं। जितनी भी हमारे, अगर ह्यूमन बीइंग में हम माताओं को देखें अपने, तो फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो क्या बेबी को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन इसके पहले हमारे जो बर्ड थी वो ओविपरस थी, अंडस थी, वो अंडे देती थी। हमारे जितने भी पेट एनिमल्स हैं, पालतू जानवर हैं, इनके अलावा हमारे आसपास जितने भी छोटे मोटे जो दिखते हैं, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड उपस्थित है, वो सभी क्या है, बच्चे देती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि अपने शिशुओं को जन्म देती हैं, अंडज नहीं होती हैं। और जो जीव सीधे बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते, उन्हें बोलते हैं विविपेरस एनिमल। आई होप कि सबसे आसान भाषा में क्लियर हुआ। रजोधर्म होता है। रजोधर्म अर्थात फीमेल्स में जो मैमली स्तनधारी
जीव होते हैं उनमें रजोधर्म अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, अर्थात एमसी साइकिल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एमसी साइकिल होती है। और एमसी साइकिल के कुछ दिनों के बाद माता के गर्भ में, फीमेल के गर्भ में एक अंड का निर्माण होता है, ओवा का निर्माण होता है। उसी से मेल का स्पर्म जाके फ्यूजन करता है और फ्यूजन के बाद ही एक नए बेबी का निर्माण होता है, जो माता के गर्भ में ही बेबी पलता रहता है। आई होप कि आप क्लियर होते चले जाएंगे। अर्थात रजोधर्म के बाद अंड का निर्माण होता है, एग। गर्मी बहुत तगड़ी चल रही है, फिर भी आपके लिए स्ट्रगल चल रहा है ना। तो एग का फॉर्मेशन होता है और एग से फ्यूजन होने के बाद एक बेबी का निर्माण होता है, अर्थात मां के गर्भ में तो बेबी का फॉर्मेशन होता है। बेबी के को पोषण देने के लिए प्लासेंटा होता है। ये देखिए बीच में प्लासेंटा है, जहां पे बेबी की नाभि से जुड़ी हुई मां के गर्भ का जो आवरण होता है, जो देखिए मां के शरीर से अर्थात पेट के अंदर वाले हिस्से से बेबी की नाभि जुड़ी होती है। वही एक ऐसा रास्ता होता है जहां से मां जो भी चीजें खाती हैं वो सीधे बेबी के शरीर में आता है और बेबी का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो वही भाग क्या कहलाता है? प्लासेंटा कहलाता है। आई होप कि अब बहुत अच्छे से क्लियर होंगे विद फिगर कि प्लासेंटा ही एक ऐसा मीटिंग पॉइंट है, एक पुल है जो मां और बच्चे के बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। मां जो भी चीजें खाती हैं वो छन कर न्यूट्रिएंट मटेरियल्स के रूप में वो बेबी के शरीर में आता है, जिससे बेबी का निर्माण होता है, उसकी हड्डियों का निर्माण होता है, बेबी की ग्रोथ होती है। इसके अलावा संबंध इतना बेहतर होता है कि यदि मां को कहीं चोट लग जाती है और वो चोट अच्छी नहीं हो पा रही है तो इधर से बेबी अपनी कुछ सेल्स को भेजता है और उस चोट को फिल करने में, खत्म करने में, समाप्त करने में, उस चोट को भरने में बहुत बड़ी रोल प्ले करता है, मदद करता है। अर्थात ये मम्मी और बच्चे का ये संबंध होता है। यहाँ ये है प्लासेंटा, जो मीटिंग पॉइंट है, एक पुल की तरह, सेतु की तरह कार्य करता है, जो मां को उसके बच्चे से जोड़े रखता है, जिससे मां और बच्चे जो भी मम्मी चीज खाती हैं वो सीधे उसके शरीर में आकर इन्वॉल्व होता चला जाता है। आई होप कि इतनी चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेहतरीन पॉइंट है मैमल्स, स्तनधारी, जिसको हम लोगों ने फिनिश किया। आप बेहतरीन ढंग से मेहनत करिए। गर्मी बहुत बेहतर पड़ रही है, मौसम चेंजेबल है, थोड़ा सा आप केयर करिएगा। अगर हल्की भी सर्दी जुकाम या खांसी बुखार जो भी होता है, सडनली मेडिसिन लीजिए, फर्स्ट क्लास, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तभी पढ़ाई में दिल लगेगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। वंस अगेन मैं बोल रहा हूं आपसे, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।